तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द स्वर्ड्स एंड स्कार्स के एपिसोड 54 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि बैंक्वेट पार्टी स्टार्ट हो जाती है, जहां पर जनरल जो होता है वहां पर बैंक्वेट पार्टी में कॉन्टेस्ट के बारे में बात करता है। तो उसी के साथ ही एम्परर जो होते हैं वो सामने बैठे होते हैं, प्रिंसेस भी साथ ही होती है। उसी के साथ ही एम्परर से कहता है कि मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर मिलिट्री ऑफिशियल्स और सारे के सारे कामों को छोड़कर फिलहाल के लिए इस पार्टी को एंजॉय करना चाहिए और हम लोग यहाँ पर उस पार्टी को एंजॉय भी करेंगे। लेकिन यहाँ पर इस पार्टी को एंजॉय करने के लिए मैं यहाँ पर आपके इस कॉन्टेस्ट को पूरी तरह से सराहता हूँ कि हम लोग यहाँ पर उस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेंगे। मेरी तरफ से मेरी स्पेशल फोर्सेस के लोग जो हैं वो इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने वाले हैं। मैंने एक बहुत ही स्पेशल फोर्स क्रिएट किया है जिसमें बहुत सारे यंगस्टर्स हैं और बहुत सारे ऐसे महान मार्शल आर्टिस्ट हैं जो कि यहाँ पर बड़ी आसानी से किसी भी दूसरी फोर्स को बड़ी आसानी से हरा सकते हैं। तो वो सभी लोग ये बात सुनने के बाद कहता है कि हम लोग भी यहाँ पर देखना चाहेंगे कि आपके पास कौन से फोर्सेस हैं। और दूसरी तरफ दिखाता है कि हमारा सांगू जो होता है और उसके साथ में शिन होती है, सिर्फ और सिर्फ उसके पास ये दो ही सोल्जर होते हैं और दोनों वहां पर काले कपड़े पहन लेते हैं। सांगू से कहता है कि शिन क्या हमें वाकई में यहाँ पर इस तरह के कपड़े पहनने की जरूरत है। तो उसे कहता है कि हमें यहाँ पर इस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। पहली बात तो यह है कि कोई यहाँ पर हमें पहचान नहीं पाएगा कि हम लोग म्यूरियम लीग से हैं, और दूसरी बात यह है कि हमारे एम्परर ने कहा था कि उसने यहाँ पर एक नई फोर्स क्रिएट किया, वो सभी लोगों को यही बताने वाला है। जिस नई फोर्स के चेहरे जो है वो किसी को नहीं दिखा सकता, सिर्फ और सिर्फ एम्परर ने उनके चेहरे देखे हुए हैं। इसी वजह से ये ज्यादा अच्छा है ना कि हम लोग यहाँ पर बाहर जाकर एक्सपोज नहीं होंगे, कोई हमें देख नहीं पाएगा। तुम्हारा सांगू से कहता है लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि इस तरह से ड्रेसअप करके फाइट करना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है, मुझे तो सर में खुजली हो रही है। तो वो से कहती है कि प्लीज जंग मास्टर थोड़ी देर के लिए होल्ड कर लो ना, थोड़ी देर बस उस कॉम्पिटिशन को जीतने के बाद हम लोग वापस आ जाएंगे। तो सांगू से कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पर थोड़ी देर बर्दाश्त कर लूंगा। और बाहर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर जनरल से कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर इस बैंक्वेट पार्टी के लिए, और हम लोग यहाँ पर फाइनली फाइट कर सकते हैं। और इसी के साथ ही वो जनरल जो होता है वहां पर एम्परर के सामने एक बात कह देता है। उसे कहता है कि हमारे पिछले एम्परर ने मरने से पहले अपनी एक बात की थी, मेरे साथ उन्होंने एक बात की थी। उन्होंने कहा था कि हमारे जो नया एम्परर बनेगा उस एम्परर यानी मेरे बच्चों की सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी मेरी फैमिली को दी जाएगी। तो मुझे यहाँ पर इस बात को कंफर्म करना है कि कब यहाँ पर जो मौका मेरी फैमिली को दिया जाएगा कि हम लोग आपकी सुरक्षा का जिम्मा ले लें। जबकि हमारा एम्परर जो होता है वो सोच रहा था कि मुझे लगता है कि जनरल यहाँ पर ये चाहता है कि सब कुछ इसके हवाले कर दिया जाए, क्योंकि एक बार अगर जो मेरी सुरक्षा की फोर्सेज में आ गए तो उसके बाद तो ये पूरी तरह से पूरे पैलेस के ऊपर कंट्रोल कर लेंगे। तो मुझे यहाँ पर कुछ भी करके इनको हराना ही पड़ेगा। तो इसी के साथ ही हमारा यंग एम्परर से कहता है कि आपको यहाँ पर इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बताया ना कि मेरे पास एक बहुत ही एडवांस फोर्स है, मैंने एक फोर्स क्रिएट की है जो कि मेरी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखती है, जिसके लिए आपकी फैमिली को यहाँ पर अब हिस्सा लेने की जरूरत नहीं है। और उसी फोर्स का मुकाबला यहाँ पर आपके लोगों के साथ होने वाला है। तो इसी के साथ ही वो आगे सतना शुरू कर देता है और कहता है कि चलो फिर ठीक है। और बाकी सभी लोगों से कहता है कि आपने सुना ना कि यंग एम्परर ने कहा कि उनके पास अपनी एक स्पेशल फोर्स है जो कि यहाँ पर उनकी सुरक्षा का जिम्मा लिए हुए है और उनकी सुरक्षा करती है। तो हमारी फैमिली जो है उन्हें लगता है कि हमारी फैमिली इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो आज हम लोग यहाँ पर अपनी फैमिली और उनकी फोर्स के सोल्जर्स के साथ अपनी फाइट करवाएंगे और देखते हैं कि यहाँ पर क्या नतीजा निकलता है। और इसी के साथ ही उन लोगों से कहा जाता है कि सभी लोग जो है वो इस अरीना को खाली कर दे, क्योंकि वहां पर से एरिया को खाली किया जाता है और साथ ही वहां पर ड्रम बजते हैं। जिसके बाद वहां सांगू और मिस्टिन जो होते हैं वो दोनों वहां पर से बाहर आ जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ उनकी फैमिली के दो सोल्जर, जनरल की फैमिली के दो सोल्जर और उनके पीछे एक मार्शल आर्टिस्ट होता है, वो तीनों जो होते हैं वहां पर फाइट करने के लिए आ जाते हैं। इसके साथ ही हमारा एम्परर जो होता है उसके पीछे मार्शल आर्टिस्ट को देखने के बाद कहता है कि आज का जो कॉन्टेस्ट जो है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एंजॉयमेंट के लिए है और जहाँ पर इसको कोई भी इतना सीरियसली नहीं लेगा, तो इसी वजह से हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसको एंजॉय करेंगे। और साथ ही वो इशारा करता है, तो इसी के साथ सांगू और शिन दोनों जंप करते हैं वहां पर नीचे उतर आते हैं। उन दोनों को वहां पर पूरी तरह से ब्लैक ड्रेस में कवर देकर जनरल और बाकी के सभी लोग काफी हैरान होते हैं। और वो मार्शल आर्टिस्ट जो खड़ा होता है वो भी उनकी तरफ देखकर काफी हैरान होता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये मार्शल आर्टिस्ट है। तो एम्परर जो होता है उन लोगों से कहता है कि ये हमारे इंटरनल सीक्रेट एजेंट्स हैं जो कि यहाँ पर हर वक्त काम करते रहते हैं, लेकिन छुप कर काम करते हैं, जिसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता और ना ही मैं यहाँ पर आपको इनके बारे में ज्यादा कुछ बता सकता हूँ। तो इसी के साथ ही हमारा जनरल जो होता है वो एम्परर से कहता है कि एम्परर ये क्या आपने सिर्फ और सिर्फ दो को ही भेजा है? तो वो कहता है कि दो ही यहाँ पर इन सभी को हराने के लिए काफी है। क्योंकि हमारा सांगू जो होता है अभी वहां पर अपना सर खुजा रहा होता है, तो मैं शिन उसे कहती है कि यंग मास्टर प्लीज ऐसा मत करें, आप यहाँ पर बार बार अपना सर मत खुजाएं, बाकी के सभी लोग देख रहे हैं, इससे काफी ज्यादा शर्मिंदगी हो रही है और मैजेस्टी यहाँ पर क्या सोचेंगे। तुम्हारा सांगू से कहता है कि अब मुझे खुजली हो रही है तो मैं क्या करूं, क्या मैं यहाँ पर खुजली भी ना करूं। तो जनरल जो होता है उसकी बात सुनने के बाद वहां पर कहता है कि एम्परर अगर पॉसिबल है तो क्या हम लोग यहाँ पर आज इनके चेहरे देख सकते हैं? हम इन दोनों के चेहरे देखना चाहते हैं ताकि ये लोग यहाँ पर अपने चेहरे दिखाकर फिर आसानी से यहाँ पर फाइट कर सके। जैसे वो यहाँ पर इतनी बात करता है, हमारा सांगू जो होता है वो अपने चेहरे के ऊपर से अपना स्कार्फ उतार देता है और जब वो अपना स्कार्फ उतार देता है तो ये देखते ही जनरल जो होता है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ये तो सिर्फ और सिर्फ एक 18-19 साल का यंग लड़का है, क्या वाकई में यहाँ पर इसके इंटरनल फोर्स के अंदर इस तरह के यंग लड़के हैं? लेकिन इसके चेहरे के साथ क्या मसला है, इसके चेहरे पर इतने स्कार्स क्यों हैं? शिन जो होती है वो भी अपना नकाब उतार देती है। जैसे ही शिन अपना नकाब उतारती है तो वो सभी लोग उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि ये तो एक बहुत ही खूबसूरत लड़की है और ये भी इसकी उम्र भी इतनी
कितनी 19-20 साल ही होगी। और इसी के साथ दूसरी तरफ से दोनों सोल्जर्स जो होते हैं वो रेडी होते हैं। तो उनमें से एक सोल्जर जो होता है वो आगे बढ़ता है और कहता है कि जहां पर मैं फाइट करूंगा, मेरा नाम चोन ही बोक है, तो तुम दोनों में से कौन जहां पर मुझसे फाइट करना चाहेगा। तो मा सांगू जो होता है वो कहता है कि मुझे लगता है कि इसके पीछे जो बंदा है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। शिन उसे कहते हैं कि हाँ मुझे लगता है कि वो एक मार्शल आर्टिस्ट है। तो सांगू कहता है तो फिर पहले मैं जाता हूँ। और इसी के साथ मा सांगू जो होता है वो आगे बढ़ता है। तो जब हमारा सांगू जो होता है वो आगे बढ़ता है, दूसरी तरफ से लड़का जो होता है वो अपनी तलवार लेकर फाइट करने के लिए रेडी होता है। इसी के साथ ही हमारा सांगू बड़ी तेजी के साथ भागता हुआ आगे बढ़ता है और सीधा जंप करते हुए उसके ऊपर चला जाता है। उसकी तलवार के अटैक को अवॉइड करता है, साथ उसके मुंह पर जबरदस्त पांव मारता है और पांव मारने के साथ उसके दांत तोड़ देता है। और इसी के साथ ही वो लड़का जब पीछे की तरफ गिर रहा था, इसी के साथ मां सांगू नीचे झुककर उसके पेट में एक जबरदस्त पांच दे मारता है। मां सांगू जो होता है वो बड़ी आसानी के साथ बिना अपने वेपन को यूज किए उससे बहुत ही आसानी के साथ पीट रहा था, जिसे देखने के बाद मैजेस्टी और साथ में जनरल दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। और इसी के साथ ही मां सांगू अपना घुटना उसके मुंह पर दे मारता है, जिसके साथ ही वो लड़का पीछे की तरफ गिर जाता है और हमारा सांगू से फाइट करने का मौका भी नहीं देता, कितनी आसानी के साथ सांगू से बुरी तरह जख्मी करके वहां पर ग्राउंड के ऊपर गिरा देता है। तो जनरल कहता है कि आखिर इसके पास यहाँ पर ये लड़का आया कहां से, इसकी स्पेशल फोर्स के लोग तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर लगते हैं, यानी कि इसने बड़ी आसानी के साथ मेरे सोल्जर को हरा दिया और मेरे सोल्जर को एक हिट करने का मौका भी नहीं मिल पाया। और इसी के साथ ही एम्परर जो होते हैं उसे कहते हैं कि नंबर 19 तुम वाकई में काफी ज्यादा कमाल की हो, मैंने तुम्हें पहले से कहा था कि यहाँ पर टेक इजी लेना, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम नॉर्मल सोल्जर से बहुत ज्यादा बेहतर हो, इसी वजह से तुम नंबर 19 हो और दोबारा यहाँ पर स्पारिंग मैच में इतनी फोर्स को यूज मत करना। तो जनरल उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा था कि इसने कहा कि नंबर 19 इसका मतलब यह है कि इसके पास यहाँ पर 20 और ऐसे हैं। बाकी के सभी ऑफिशियल्स भी उसकी बात सुनने के बाद इसी पर बात करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि अगर इस लड़के का नंबर 19 है इसका मतलब यह है कि इनके पास 20 इस तरह के सोल्जर्स हैं, यानी इस तरह के यंग सोल्जर्स जो कि काफी ज्यादा बेहतर हैं। तो इसी के साथ ही जनरल अपनी कमजोरी छुपाने के लिए मैजेस्टी से कहते हैं कि मैजेस्टी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये मेरी फैमिली के सोल्जर्स हैं और सभी लोग बैटलफील्ड के ऊपर रहते हैं और इनके लिए जख्मी होना तो आम सी बात है, आपको यहाँ पर मेरे सोल्जर्स के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर आपके सोल्जर की तारीफ करना चाहूंगा कि आपका नंबर 19 एजेंट वाकई में काफी ज्यादा स्पेशल है। और इसी के साथ ही वो कहता है कि अब यहाँ पर अगली फाइट की बारी है। तो मिशन कहते हैं कि अब मेरी बारी, और मिशन जो होती है वो आगे बढ़ती है, जबकि मां सांगू से कहता है कि बस यहाँ पर उसे नॉकआउट कर देना। ऐसी दूसरा सोल्जर मिशन से फाइट करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। जनरल का बेटा थर्क्यू की तरह आगे बढ़ता है और कहता है कि मैं यहाँ पर इससे फाइट करता हूँ। तो सोल्जर कहता है जी यंग मास्टर आप फाइट कर लें। और इसी के साथ हमारी जो यंग मिस होती है वो सोच रही होती है कि वही लड़का है ना, यानी जनरल का बेटा है जो कि प्रिंसेस से शादी करना चाहता है, लेकिन प्रिंसेस इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, तो मुझे यहाँ पर प्रिंसेस की तरफ से भी इसका बदला लेना चाहिए। और इसी के साथ वो थर्क्यू की तरह उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो देख रहा था कि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लड़की है और कमजोर होगी। तो इसी के साथ ही जब उसके सामने आता है और उसे कहता है कि मैं बहुत ही हैरान हो रहा हूँ कि जहाँ पर इंटरनल फोर्स के अंदर तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की भी है। तो हमारी मिस शिन उसे कहते हैं कि तारीफ करने के लिए बहुत ही शुक्रिया। और इसी के साथ ही यंग मास्टर वहां पर उसे कहता है मुझे ये बताओ कि तुम्हारा रैंक क्या है, कि अगर उस लड़के का नंबर 19 है तो फिर तुम्हारा भी कोई रैंक होगा। तो इसी के साथ ही मिस शिन उसे कहता है कि मेरा रैंक सबसे लोएस्ट है, हमारे पास टोटल 50 लोग हैं और मेरा नंबर 50 है। ऐसे वहां पर उन लोगों से कहते हैं कि मेरा नंबर 50 है। ये बात सुनने के बाद सभी लोगों को एक झटका लगता है, क्योंकि उन्हें लगा था कि एम्परर के पास सिर्फ और सिर्फ 20 ऐसे सोल्जर्स है, लेकिन अब उन्हें पता है कि यहाँ पर एम्परर के पास 50 ऐसे सोल्जर हैं। जबकि हमारा एम्परर जो था वो भी काफी ज्यादा खुश हो रहा था कि ये लड़की तो काफी अच्छे से झूठ बोल लेती है। तो मिस शिन उन लोगों को बताती है कि हमारे बाकी के जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे बाहर मिशन के ऊपर गए हुए हैं, लेकिन 1 नंबर से लेकर 10 नंबर तक वो सारे के सारे यहीं पर रहते हैं, हमेशा एम्परर के साथ रहते हैं। और इस वक्त भी वो इस एरिना के आसपास मौजूद हैं और इस वक्त भी मेरी फाइट को यहाँ पर देख रहे हैं। और साथ ही वो साइड के ऊपर इशारा करते हुए कहती है चीफ कैसे हैं आप, मैं यहाँ पर बहुत ही अच्छे से फाइट करूंगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। सभी लोग साइड के ऊपर देखते हैं लेकिन उन्हें वहां पर कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन वो सभी लोग जो है वो इस बारे में बहुत ज्यादा क्यूरियस हो जाते हैं और साथ ही उन्हें इस बात का यकीन हो जाता है कि वाकई में एम्परर के पास यहाँ पर 50 सोल्जर्स हैं, जिनमें से 10 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोल्जर्स हमेशा एम्परर के आसपास रहते हैं इनविजिबल टेक्निक्स को यूज करते हुए, ताकि एम्परर को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 54 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि वो जो मार्शल आर्टिस्ट जनरल की फैमिली में है आखिर वो यहाँ पर क्यों खड़ा है, क्योंकि वो पीछे तो खड़ा रहने वाला है नहीं, वो भी यहाँ पर अटैक जरूर करेगा।